डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर विच अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों, दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक होते हैं इंटरनल फैक्टर और दूसरे हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर को आप ये भी कह सकते हैं जेनेटिकल फैक्टर, ठीक है, और एक्सटर्नल फैक्टर को आप कह सकते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। लेट्स सी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे बोला था, दो तरह के फैक्टर हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल फैक्टर कैसे हैं? जो जेनेटिकली डिजाइंड है, इनके अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, क्लियर है। जैसे अमाउंट ऑफ द क्लोरोफिल, ठीक है, किसी लीफ के अंदर या किसी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल का कितना अमाउंट है, इट इज ए जेनेटिक फैक्टर, ठीक है। तो अगर अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल ज़्यादा होगा तो आपको पता है द क्लोरोफिल इज अ मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है, विच हार्वेस्ट द लाइट। लाइट को क्या करता है? हार्वेस्ट करता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ द क्लोरोफिल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो फैक्टर हैं, जो इंटरनल फैक्टर हैं या जेनेटिक फैक्टर हैं, ये वेरी करते हैं प्लांट टू प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट है CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड डिफ्यूजन। मीन्स प्लांट के अंदर, मीन्स लीफ के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ठीक है, और कितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 डिफ्यूज कर सकता है प्लांट इनसाइड ऑफ द लीव्स, ठीक है। तो वो भी एक जेनेटिक फैक्टर है। अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगी। मोर एंड मोर फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस भी वहां पर कम रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रूबिस को जो है, जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो इट एक्ट एज ए कार्बोक्सीजनेस, ठीक है ना। तो नाउ सेकंड फैक्टर क्या हुआ हमारा? CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। थर्ड है लीफ स्ट्रक्चर। अब लीफ की स्ट्रक्चर कैसी है, लीफ की पोजीशन कैसी है, ठीक है, लीफ का सरफेस एरिया कैसा है, उस पर भी डिपेंड करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस पोजीशन पर लीफ लगी हुई है, कि इट इज ए डॉर्सी वेंट्रल या आइसोबाइलेटरल, किस पोजीशन पर है, ठीक है, या फिर लीफ कितनी बड़ी है, उसका सरफेस एरिया कितना है, ठीक है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो आपको पता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्लियर बात है? तो वो लीफ स्ट्रक्चर भी डिसाइड करेगी, ठीक है। नाउ लीफ एज, तो जो मैच्योर लीफ होती है, मैच्योर लीफ के अंदर, किसके अंदर? मैच्योर लीफ के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन जब मैच्योरिटी खत्म हो जाती है, मींस नाउ लीव्स आर गोइंग टू दी सेनेसेंस, क्या करने वाली है? सेनेसेंस करने वाली है, एजिंग होने वाली है, ठीक है। उस टाइम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। रीजन, क्योंकि वहाँ पर अब धीरे 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 क्लोरोफिल का जो कंटेंट है, अमाउंट है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक। तो एक मैच्योरिटी तक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है, ठीक है। नाउ इंटरनल प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, जो इंटरनल प्लांट हार्मोन्स हैं लाइक ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ठीक है, विच ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो भी क्या करते हैं? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बढ़ाते हैं। रीजन यही है कि अगर फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, ठीक है, तभी तो जाकर के प्लांट को न्यूट्रिएंट मिल पाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल पाएगा फॉर दी रेस्पिरेशन, ठीक है। और जब प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी मिलेगी, उसी से प्लांट क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये थे कुछ इंटरनल फैक्टर्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं,
दीज फैक्टर्स आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू दी प्लांट टू प्लांट। ठीक है जी। नाउ जो फैक्टर इन्वायरमेंटल हैं, ठीक है, उनके अंदर कुछ हद तक एनिमल या यू कैन से ह्यूमन अपनी इंटरवेंशन कर सकता है, वहाँ पर चेंजेस वो कर सकता है कुछ हद तक। वैसे तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर भी वो नेचुरली डिसाइड करती है। ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड दी एक्सटर्नल फैक्टर्स, कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिगार्डिंग टू दी ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन साहब क्या कहते हैं, आपको ध्यान हो तो C3 साइकिल जो है हम उसका नाम ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं या कैल्विन साइकिल भी हम उसको कहते हैं। ओके, ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहता क्या है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज ए लोअर इन कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स मान लीजिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। टेम्परेचर है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है इन्वायरमेंट में, टेम्परेचर कितना है, वाटर कितना है, ठीक है, इसके अलावा आपकी लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, ड्यूरेशन कितना है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं किसको, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। ओके, नाउ कौन सा फैक्टर नाउ डिसाइड करेगा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी। तो ब्लैकमैन साहब क्या कहते हैं कि जो फैक्टर सब ऑप्टिमल होगा या कम अमाउंट में होगा वही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, लाइट ड्यूरेशन या यू कैन से टेम्परेचर, ये कुछ फैक्टर मैंने यहाँ पे ले लीजिए। 4 फैक्टर लिए मैंने, कौन कौन से, CO2, लाइट इंटेंसिटी, लाइट ड्यूरेशन एंड टेम्परेचर ले लिया। ठीक है, अब देखिए लाइट इंटेंसिटी ऑप्टिमम है 10 है, CO2 भी ऑप्टिमम है और टेम्परेचर भी ऑप्टिमम है। ठीक है, नाउ लाइट ड्यूरेशन मान लीजिए कितना है, 9। हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर जो होगा फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो कौन होगा, लाइट ड्यूरेशन। क्यों कि मैंने बताया कि जो मिनिमम अमाउंट में होता है, सब ऑप्टिमल होता है, वही फैक्टर डिसाइड करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, जैसे 4 फैक्टर हमने लिए तो 3 फैक्टर तो ऑप्टिमम है और एक फैक्टर क्या है, सब ऑप्टिमम है। तो ये सब ऑप्टिमम फैक्टर ही डिसाइड करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। इसी को किसने डिस्कस किया था, ब्लैकमैन। किसने, ब्लैकमैन। बात क्लियर है। नाउ कीप दिस कंसेप्ट इन योर माइंड। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कि क्या इसका असर है। ठीक है, नाउ सी दी डिफरेंट फैक्टर्स, you can say see the different external or you can say environmental factor which affect the rate of photosynthesis। पहला देख रहे हैं हम लाइट। ठीक है, लाइट इज वेरी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, वी हार्वेस्ट दी solar energy in the form of assimilatory power, means ATP और NADPH2। समझ में आ रही है बात। तो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही है। और वही एनर्जी ATP और NADPH2 विल यूटिलाइज इनटू द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स इन डार्क रिएक्शन। इज इट क्लियर। ठीक है, तो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नाउ अब लाइट में भी हमने इसको सब डिवाइड किया है कि लाइट की भाई क्वालिटी कैसी है। अब आप लाइट जो हमारे पास आ रही है, सनलाइट जो आ रही है, उसमें तो डिफरेंट टाइप की लाइट है, डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट भी हैं, एक्स रेज भी है, गामा रेज भी हैं, रेडियो वेव्स भी हैं। कौन सी लाइट प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए बेस्ट है, वो लाइट हमें चाहिए, वो लाइट प्लांट को रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो लाइट की क्वालिटी, लाइट क्वालिटी का मतलब द क्वालिटी विच रिक्वायर्ड फॉर दी प्लांट फॉर देयर फोटोसिंथेसिस। तो कौन सी क्वालिटी चाहिए हमें, पार। पार का मतलब है
फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, समझ में आ रही है बात? मीन्स जो विजिबल रेंज की लाइट होती है, मीन्स कहाँ से कहाँ तक, ऑलमोस्ट 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर की जो लाइट है, दैट लाइट इज द बेस्ट लाइट फॉर दी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और उसमें भी अगर देखा जाए तो रेड लाइट और ब्लू लाइट, जिसके अंदर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, क्यों होता है इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं उनके अंदर जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो समझ में आ गई कौन सी लाइट चाहिए हमें, विजिबल रेंज की लाइट चाहिए, कौन सी, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस चाहिए हमें, जिसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, 400 to 700 नैनोमीटर, और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस में है, रेड एंड ब्लू लाइट के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है लाइट की इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी मीन्स लाइट कितनी इंटेंसिटी तक पहुंच रही है लीफ के पास। ठीक है, अब देखिए जो लाइट की इंटेंसिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्यों, अगर मान लीजिए लाइट की इंटेंसिटी कम है, और अदर फैक्टर्स आर ऑप्टिमम, तो नाउ लाइट इंटेंसिटी इज ए डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक्स एक्सिस पर क्या लिया है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए इनिशियली स्टेज के अंदर आप ये वाला पॉइंट देखिए, क्योंकि ये एक आप मान लीजिए ऑप्टिमम कंडीशन है, यहां पर ये मान रहे हैं हम ऑप्टिमम है, क्या है ये, ऑप्टिमम है। ठीक है, क्लियर बात है। तो ये ए वाला जो फैक्टर है, क्योंकि मीन्स यहाँ इस पोजीशन तक अभी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ए सब ऑप्टिमम फैक्टर। तो मैंने क्या बोला था, ब्लैकमैन ने क्या बोला था कि कोई फैक्टर जो सब ऑप्टिमम है अगर वो इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखिए, ये कैसा है बेटा, सब ऑप्टिमम है। ठीक है, अब ये सब ऑप्टिमम है तो ये जब बढ़ेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, बट पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद, जब वो बी पे पहुंच जाता है, मींस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस पॉइंट पर पहुंच गई है, यहाँ पर बी पर। ठीक है, तो उस जगह पर क्या हो रहा है कि अब जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, नाउ इट इज नॉट ए सब ऑप्टिमम, इट इज ए ऑप्टिमम। ये क्या हो गया, ऑप्टिमम। अगर हम इससे ऊपर बढ़ाते हैं, अगर हम उससे ऊपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर उतना इफेक्ट नहीं होगा। रीजन, क्योंकि जो और फैक्टर्स हैं वो सब ऑप्टिमम हो जाएंगे। और फैक्टर जो है लाइक और कैंसर, कार्बन डाइऑक्साइड है, टेम्परेचर है, वो सब ऑप्टिमम हो जाएंगे। नाउ दे विल डिसाइड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नाउ कंसेप्ट इज क्लियर है ना कंसेप्ट? ओके, तो समझ में आ गई लाइट इंटेंसिटी। अगर आप देखिए, अगर इससे ऊपर अगर आप देते हैं, मीन्स अगर बी पॉइंट से ज़्यादा अगर आप लाइट को फिर भी देते हैं, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, नाउ दिस इज लीड टू दी सोलराइजेशन। क्या होगा, इससे सोलराइजेशन हो जाएगा। सोलराइजेशन क्या है कि जो आपके एंजाइम हैं, पिगमेंट्स हैं, ठीक है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, क्योंकि इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो एंजाइम वर्क करना बंद कर देंगे। पिगमेंट जो है उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दैट इज नोन एज फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अगर ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट दोगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी डिक्रीज। समझ में आ रही है क्यों? क्योंकि सोलराइजेशन हो रहा है, फोटो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है बात, तो एक ऑप्टिमम लाइट ऑफ इंटेंसिटी हमें चाहिए। ठीक है, लाइट ड्यूरेशन उतना अफेक्ट नहीं करता है, इट इज़ नॉट ए डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि ऑलमोस्ट प्लांट को 10 to 12 आवर या 12 to 14 आवर की लाइट चाहिए होती है, जो कि उसको एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो उतना इफेक्टिव फैक्टर नहीं है लाइट ड्यूरेशन। नाउ
नेक्स्ट फैक्टर है CO2 कॉन्सेंट्रेशन। इट इज अ मेन लिमिटिंग फैक्टर। अगर मैं बात करूं लाइट और CO2 कॉन्सेंट्रेशन में, तो कौन सा मेन लिमिटिंग फैक्टर है, तो वो है CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है फोटो रेस्पिरेशन, इट इज रिलेटेड टू द CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब आपको पता है कि इन्वायरमेंट के अंदर क्यों है ये लिमिटिंग फैक्टर क्यों है, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर देखा जाए तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो काफी कम है एज कंपेयर टू अदर गैसेस, ओनली 0.03 to 0.04%। ठीक है, इसलिए CO2 कॉन्सेंट्रेशन इज ए डिसाइडिंग फैक्टर और यू कैन से लिमिटिंग फैक्टर फॉर दी फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थोड़ी सी भी बढ़ती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी इंक्रीज। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जो CO2 का जो फिक्सेशन है या CO2 के लिए CO2 एज ए फैक्टर जो है, ठीक है, उसके लिए अलग अलग प्लांट के लिए इस वैल्यू अलग अलग है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर C4 प्लांट है वो कम CO2 की कॉन्सेंट्रेशन में भी अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेते हैं। इट इज अराउंड 360 माइक्रोलीटर पर लीटर के अंदर भी ये क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। लेकिन वही C3 की कॉन्सेंट्रेशन, C3 प्लांट के अंदर ये जो कॉन्सेंट्रेशन है मेरे को ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि मेसोफिल सेल के अंदर रूबिस्को है। क्या है? रूबिस्को है। अगर वहाँ पर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई तो वहाँ पर एक आपको पता है हार्मफुल इफेक्ट वहाँ चालू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। और C4 प्लांट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर C4 प्लांट के अंदर कम भी है तो भी वो अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेगा, क्योंकि उसकी मेसोफिल सेल के अंदर रूबिस्को नहीं होता है। कहाँ होता है? बंडल शीथ सेल के अंदर। बात क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.04 से बढ़ा देता हूँ, अराउंड 0.05 तक लेके चला जाता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी इंक्रीज। और स्पेशली C3 प्लांट के लिए तो ये बहुत अच्छा है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिनके अंदर अगर आप 0.05 से ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन कर देते हो CO2 की, उसके बाद भी ये बहुत अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेते हैं। रीज़न, ठीक है, हाँ, कुछ एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करते हैं टोमेटो एंड वेल पेपर। ये दो प्लांट ऐसे हैं जो कि C3 प्लांट हैं। दोनों कैसे हैं बेटा? C3 प्लांट हैं। ठीक है, अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन अगर इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाए, मीन्स मोर देन 0.05% हो जाए, तब भी जाकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेंगे? फिक्स कर लेंगे। और ऐसे प्लांट या इस इफेक्ट को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। क्या कह रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। बात क्लियर है? ठीक है, ओके। नाउ लेकिन जो अदर प्लांट हैं, अगर उनके अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन, इन्वायरमेंट के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, तो आपको पता है क्योंकि CO2 जो है इट इज ए ग्रीन हाउस गैस। कैसी है बेटा? CO2 कैसी है बेटा? ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, समझ में आ रही है, तो ये क्या करेगा? जो सनलाइट आ रही है, जो आ रही है, ठीक है, उसको क्या कर लेगा? ये ट्रैप कर लेगा। क्या कर लेगा? ट्रैप कर लेगा, क्योंकि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। और जो इन्वायरमेंट है, क्या है? इन्वायरमेंट जो है उसका टेम्परेचर क्या होगा बेटा? इंक्रीज होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहेंगे हम उसको? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज होगा। समझ में आ रही बात?
ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। तो अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, मीन्स मोर देन 0.05% से भी ज़्यादा हो जाती है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी डिक्रीज बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, क्लियर बात है। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट इन डिटेल में हम डिस्कस करते हैं आपके इकोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर, 12th क्लास के अंदर। ओके, तो समझ में आई CO2 कॉन्सेंट्रेशन। अभी टेम्परेचर की मैंने बात करी है कि एक टेम्परेचर जो है, ठीक है, अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, जो ट्रॉपिकल प्लांट है, स्पेशली C3 प्लांट है, 25 टू 35 डिग्री टेम्परेचर तक वो बढ़िया से वर्क करते हैं, बढ़िया से वर्क करते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक उनके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉल्युबलाइज फॉर्म में अवेलेबल रहती है। लेकिन C4 प्लांट के लिए वो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो उनका रूबिस्को है वो अंदर की तरफ है, बंडल सीट के अंदर है। ठीक है, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर को वियर कर सकते हैं, मीन्स 40 टू 45 तक C4 प्लांट अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकते हैं। और हल्का सा अगर टेम्परेचर बढ़ता भी है तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है विच रिक्वायर्ड फॉर दी फोटोसिंथेसिस विल बी इंक्रीज, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है वाटर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर कॉन्सेंट्रेशन, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको पता है कि वाटर का क्या होता है, फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिससे क्या मिलता है, फोटो सिस्टम सेकंड को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। और इसी से जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई थी, इलेक्ट्रॉन का जो हॉल बना था उसको फुलफिल करेगा ये इसके अंदर, फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर। आपको पता है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वहाँ से वैकेंट हो जाता है, वो वापस नहीं आता है। तो उसको फुलफिल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कौन देता है, वाटर। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये ऑक्सीजन भी क्या निकल रहा है एज ए बायो प्रोडक्ट। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट। ओके, नाउ इनहिबिटर्स, कुछ ऐसे इनहिबिटर हैं जिनको हम वीडिसाइड या पेस्टिसाइड कह सकते हैं, लाइक DCMU, डाइक्लोरोफिनाइल डाइमेथाइल यूरिया। ठीक है, और यू कैन से पैरा अमीनो नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो पान, ये क्या कर रहे हैं, इट इनहिबिट दी फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रोक देते हैं। कैसे रोकते हैं, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, यहाँ पर कौन होता है, थियोफाइटिन, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किसके पास जाएगा, PQ के पास, प्लास्टोक्विनिन के पास। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों ये प्रोसेस को, ये स्टेप को ये रोक देते हैं, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी डिक्रीज। उसी तरह से देखिए डाइक्वेट एंड पैराक्वेट। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को रोक देते हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, फेराडॉक्सिन के पास, तो इस स्टेप को ये क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो दीज आर दी सम इनहिबिटर्स विच रेस्पॉन्सिबल फॉर दी टू डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि अगर इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी डिक्रीज। नाउ दैट इफेक्ट इज नोन एज वारबर्ग इफेक्ट। क्या कहते हैं उसको हम, वारबर्ग इफेक्ट। ठीक है, क्लियर बात है। एक चीज और है, कॉम्पनसेशन पॉइंट। कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या होता है, कॉम्पनसेशन पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी हो सकता है और लाइट इंटेंसिटी के लिए भी हो सकता है। कॉम्पनसेशन पॉइंट वह पॉइंट है, द पॉइंट एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन बोथ आर इक्वल। ठीक है, मींस कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या है, जहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, उसको क्या कहते हैं हम बेटा, कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप जो हमने डिस्कस किया है रिलेटेड टू द फैक्टर,
ठीक है। अब देखो जो कंपनसेशन पॉइंट है, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के रेस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के रिगार्डिंग बात करें तो C4 प्लांट के लिए वो अलग होगा और C3 प्लांट के लिए वो अलग होगा। जैसे C4 प्लांट के लिए कंपनसेशन पॉइंट है 0 to 10 ppm, तो उसी तरह से C3 प्लांट के लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चाहिए होती है तो उसका कंपनसेशन पॉइंट क्या है 25 to 100 ppm। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो कंपनसेशन पॉइंट प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा। ओके, तो हमने अब तक क्या डिस्कस कर लिया है, वी हैव डिस्कस दी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, व्हाट इज ब्लैकमैन्स लॉ, ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एंड लाइट ड्यूरेशन, लाइट इंटेंसिटी एंड लाइट की क्वालिटी, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर का क्या रोल है और इनहिबिटर्स का क्या रोल है, ठीक है। तो बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का लास्ट लेक्चर था, ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है। नाउ आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच रिलेटेड टू द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। साथ ही साथ मेरा एंजाइम वाला लेक्चर या एंजाइम वाला चैप्टर सभी चल रहा है, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस कुछ कंसेप्चुअल लग रहे हैं, आपके लिए कुछ बेनिफिशियल लग रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और forward my channel to your colleagues and your friends. Thank you.